नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। ओडिशा के बालेश्वर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी दुर्घटना में 233 लोगों की मौत और 900 से अधिक घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। आपदाओं के दौरान जान माल का नुकसान न्यूनतम करने को कहा। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण सीमा तय की। भारत ने आशा व्यक्त की कि चीन में भारतीय पत्रकारों के काम करने की सुविधा जारी रखी जाएगी। और लंदन में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय पुरुष टीम ने ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम को 5-1 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम ओडिशा के बालेश्वर में कोरोमंडल एक्सप्रेस की पटरी से उतरने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और राहत अभियान तत्काल शुरू कर दिया गया है। हादसे के बाद विभिन्न स्टेशनों पर कुछ रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। दुर्घटना में मृतकों की संख्या 233 हो गई है। गंभीर रूप से घायलों की संख्या 900 से अधिक होने की आशंका है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने बताया कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट। ये दुर्घटना कल शाम 7 बजे हुई जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। इसके कुछ मिनट बाद ही इस स्थान पर बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई। दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। रक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और ओडिशा आपदा मोचन बल सहित ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। वे आज सुबह दुर्घटना स्थल पहुंचे। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने आपात नियंत्रण कक्ष नंबर 6782262286 जारी किया है। इसके अलावा रेलवे ने 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हावड़ा के लिए 033226382217, खड़गपुर के लिए 8972073925 और 9332392339, बालेश्वर के लिए 8249591559 और 7978418322 तथा शालीमार के लिए 9903370746। कटक से SN पटनायक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी मानसून में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने देश में बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जान माल के नुकसान में कमी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग 5 दिन के लिए वर्षा और बाढ़ का पूर्वानुमान दे रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अगले मानसून तक 7 दिनों के पूर्वानुमान तक बढ़ाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देकर रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय सेनाओं के उपयोग के लिए अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण पर बल दिया है। श्री सिंह ने कहा कि देश का घरेलू रक्षा उत्पादन हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आशा व्यक्त की है कि चीन के अधिकारी चीन से रिपोर्टिंग के लिए भारतीय पत्रकारों को काम करने के लिए अपने देश में उपस्थित रहने की सुविधा प्रदान करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्ष इस बारे में आपस में संपर्क बनाए रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के पत्रकारों सहित सभी विदेशी पत्रकार भारत में बिना किसी प्रकार की कठिनाई और बंधन के पत्रकारिता गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन में भारतीय पत्रकारों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत में विदेशी पत्रकारों को कामकाज करने की पूरी सुविधा दी जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रवाना होंगी। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति सोमवार को सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच के निमंत्रण पर बुधवार से शुक्रवार तक सर्बिया की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने बताया कि भारत से 20 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज मालदीव की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मुरलीधरन मालदीव के दूसरे सबसे बड़े शहर अड्डू में गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। वे अड्डू में भूमि सुधार परियोजना के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि भारत और नेपाल के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत हुई है। श्री दहल ने कल इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके सम्मान में दिए गए भोज के अवसर पर कहा कि दोनों देशों के संबंधों में नए आयाम जुड़े हैं। एक रिपोर्ट। भारत और नेपाल के परस्पर संबंधों में आई नई ऊर्जा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के बीच जो सहमति बनी है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। श्री दहल ने कहा कि परिवहन संपर्क, जल संसाधन और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के परस्पर लाभ मिलेंगे। उन्होंने इसे भारत और नेपाल के बीच संबंधों में नए इतिहास की शुरुआत करार दिया। प्रधानमंत्री दहल ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्वच्छता प्रबंधन के कार्यों को देखा। उन्होंने जैविक अपशिष्ट से बायो सीएनजी बनाने वाले संयंत्र का अवलोकन किया और इसी तरह का संयंत्र नेपाल में स्थापित करने में भी रुचि दिखाई। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सरकार ने देश में अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं पर इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भंडारण सीमा आदेश जारी किए हैं। थोक विक्रेताओं, खुदरा व्यापारियों और आयातकों के लिए अलग अलग भंडारण सीमा तय की गई है। लाइसेंसिंग आवश्यकता हटाने, भंडारण सीमा और इनकी आवाजाही पर प्रतिबंध संबंधी विशेष खाद्यान्न संशोधन आदेश 2023 कल से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अरहर और उड़द दाल की भंडारण सीमा निर्धारित की गई है। थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक खुदरा बिक्री केंद्र के लिए 5 मीट्रिक टन और बड़ी श्रृंखला के खुदरा व्यापारियों के लिए 200 मीट्रिक टन की सीमा तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। बैठक से पहले वे आज वैक्सीन अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में शामिल होंगे। हैदराबाद भारत की G20 अध्यक्षता में स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। कल से 3 दिन तक चलने वाली बैठक में आपात तैयारियों, फार्मा सेक्टर सहयोग बढ़ाने और डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर मुख्य रूप से विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया योजना की।
देश में जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के लिए 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की प्रत्येक बैंक शाखा अपने संबंधित क्षेत्र में दलित, आदिवासी और महिलाओं को ऋण प्रदान करेगी। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत भारत की हर बैंक की ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित को, और अगर वहां दलित बस्ती नहीं है तो आदिवासी को, और एक महिला को बैंक की तरफ से लोन देंगे। आज देश में 1.25 लाख बैंक है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1,87,000 से अधिक खातों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस योजना के तहत स्वीकृत किए गए 80% से अधिक ऋण महिलाओं को प्रदान किए गए। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर उनके सपने को साकार कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लंदन में FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम को 5-1 से हरा दिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल, मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद, अमित रोहिदास और दिलप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किए। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज शाम संपन्न होंगे। समापन समारोह वाराणसी में IIT काशी हिंदू विश्वविद्यालय के टेक्नो स्टेडियम में पवेलियन ग्राउंड में होगा। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हो रहे तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आखिरी दिन गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर और पदक तालिका में चोटी के पायदान पर काबिज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल आखिरी दिन पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 26 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 24 कांस्य के साथ पहले पायदान पर है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर 22 स्वर्ण, 26 रजत और 17 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक 16 स्वर्ण, 29 रजत और 6 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 12 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य के साथ चौथे स्थान पर है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। उड़ीसा में बालेश्वर जिले में रेल दुर्घटना अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, कोरोमंडल और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस बेपटरी, मालगाड़ी टकराई। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, मदद करने के लिए अस्पतालों में लोगों की लगी कतारें, अंधेरे में चीखते हुए अपनों के टुकड़े तलाशते रहे लोग। इसी ट्रेन से पश्चिम बंगाल के लोग दक्षिण भारत में इलाज कराने जाते हैं। अमर उजाला की बड़ी खबर है, गृहमंत्री अमित शाह की अपील पर मणिपुर में लोगों ने 140 से अधिक हथियार सौंपे। हथियार पाए जाने पर गृहमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। 5 जिलों से कर्फ्यू हटा, राहत शिविरों में 37,000 पीड़ित। राजद्रोह कानून बरकरार रखने और न्यूनतम सजा 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने की विधि आयोग की सिफारिश कई अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। जनसत्ता लिखता है, कांग्रेस ने विधि आयोग की ताजा कवायद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, विधि आयोग ने कहा, देश की सुरक्षा और अखंडता को बचाने के लिए जरूरी है राजद्रोह कानून। अमर उजाला ने केंद्र के हवाले से लिखा है, परामर्श के बाद ही फैसला। सरकार बोली, विधि आयोग की सिफारिशें विचार योग्य लेकिन बाध्यकारी नहीं। दैनिक जागरण के अर्थ जगत की खबर है, उत्पादन प्रोत्साहन योजना और मुक्त व्यापार समझौतों से बढ़ेगा फार्मा कारोबार। अगले 2 वर्षों में घरेलू उद्योग का कुल कारोबार $70 अरब के करीब पहुंचने का अनुमान। कच्चे माल के लिए भारत को विकल्प के रूप में देख रहे हैं कई देश। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पैन को आधार से इस महीने की 30 तारीख तक जोड़ें, वरना लगेगा जुर्माना। कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय, रिफंड का दावा नहीं कर सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा के बालेश्वर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलगाड़ी दुर्घटना में 233 लोगों की मौत और 900 से अधिक घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। आपदाओं के दौरान जान माल का नुकसान न्यूनतम करने को कहा।
केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी रोकने के लिए भंडारण सीमा तय की और भारत ने आशा व्यक्त की कि चीन में भारतीय पत्रकारों के काम करने की सुविधा जारी रखी जाएगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।